ऋषि शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे बजट में खास पहाड़ की आस। उत्तराखंड राज्य को बने हुए लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं राज्य की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं जिनको लेकर हर बार सत्ता में रही पार्टियों से प्रदेश की जनता के साथ विपक्षी दलों ने हमेशा पहाड़ों की समस्या को लेकर सरकार को घेरने के साथ साथ उचित समाधान जल्द निकलवाने का काम किया है। वहीं इस बार सत्ता में दोहरा शतक मार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार जनता के भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सिंहासन पर बिठाया। वही जनता को अपेक्षा है कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन और सीमांत क्षेत्र विकास योजनाओं से हर घर और हर गांव आबाद हो। यही वजह है कि इस बार धामी 2.0 के बजट में पलायन पर रोकथाम की योजना पर 25 करोड़ की बजट को स्वीकृति मिली है। और बजट पलायन, बेरोजगारी और गांव को आबाद करने में कितना कारगर होगा, ये भी देखना होगा। चर्चा होगी आज इसी पर, उससे पहले देखें रिपोर्ट। सत्ताधारी विधायकों की माने तो नए बजट को लेकर अपने विचार पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल का बजट सतत समावेशी बजट है जिसमें किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट पिछले सालों के बजट से काफी अलग और काफी बेहतर है। इसी के साथ पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल के बजट से राज्य को काफी लाभ होगा। जो लोग बाहर पलायन करते हैं वो निश्चित ही वापस लौट कर आएंगे और गाँव में रह रहे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। लोग अपने गांव वापस लौट कर आएंगे, इससे राज्य और राष्ट्र दोनों को ही फायदा होगा। मेरे ख्याल से पुष्कर सिंह धामी जी ने और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बहुत ही लोगों से विचार विमर्श करके और राज्य की आवश्यकताओं को देख करके वो बनाया गया है और सरप्लस बजट है। उसमें कोई पलायन को और सीमांत क्षेत्रों का विकास के लिए किस तरह निश्चित रूप से इससे पलायन रुकेगा। जो सारी उसमें व्यवस्थाएं खाली 44 करोड़ या कुछ करोड़ की बात नहीं है। ये टोटलिटी में अगर आप देखेंगे और विशेषकर गाँवों के लिए इस बजट से लोग अपने गाँवों की तरफ लौटेंगे। जिस तरह की जगह जगह जो है आप ये देखिए कि जो हेलीपोर्ट की बात हो रही है, अगर हम गाँव की तरफ लौटेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो है राज्य को भी होगा और अंततः राष्ट्र को होगा। वहीं बजट से नाखुश विपक्षी नेताओं का मानना है कि युवा वर्ग के स्वरोजगार के लिए बजट तो पेश किया गया है, किंतु रोजगार कैसे उपलब्ध होगा इस प्रश्न पर बजट मौन है। साथ ही उन्होंने राज्य के निर्माण में महिला शक्ति की महत्वपूर्णता बताते हुए कहा कि बजट ने इस मातृ शक्ति को निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। साथ ही इस बजट को घोर निराशाजनक ठहराया। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखाकर कि ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा ध्यान केंद्रीय योजनाओं पे केंद्रित किया गया है। उतारने के लिए कोई संसाधनों का जिक्र नहीं है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बजट मौन है। ये राज्य, जिस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा, उस मातृशक्ति को इस बजट ने घोर निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। मैं कह सकता हूं, सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखा करके ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा जो फोकस था वो केंद्र द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, केंद्र द्वारा जो बजट दिया जाता है, उस पर ही फोकस था। तो घोर निराशाजनक वाला बजट आज सरकार ने सत्र में जो है प्रस्तुत करने का। बजट की बड़ी बातों पर गौर करें तो 65,571.49 करोड़ का भारी बजट पेश हुआ। बीते वर्ष से 12% अधिक का बजट 2.0 40 करोड़ के साथ होगा स्वरोजगार का सृजन। 25 करोड़ से होगी पलायन रोकथाम की शुरुआत। दीनदयाल किसान कल्याण योजना को मिला 55 करोड़ का साथ। स्थानीय फसल को 7.5 करोड़ से प्रोत्साहन। मेरा गांव मेरी सड़क प्रावधान पर 14 करोड़ तय।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 55 करोड़ का बजट तय। देवभूमि से पलायन रोकथाम और विकास की योजनाएं जो इस प्रदेश की जनता को अपेक्षाएं हैं। बेहतर बजट के साथ प्रदेश का विकास होगा या मुद्दे हवा में रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बजट को लेकर विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो बजट पेश हो चुका है और पिछली बार की अगर तुलना करें तो इस बार 12% ज्यादा इस बार बजट में देखने को मिला है और कई सारी चीजों को इस बजट में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इस बार जनता के सुझाव भी लिए गए थे। प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन और सीमांत क्षेत्र विकास योजनाओं से हर घर और हर गांव आबाद रहे। यही वजह है कि इस बार धामी 2.0 के बजट में पलायन की योजना पर 25 करोड़ की बजट में स्वीकृति मिली। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया। बजट तो मिल चुका है, लेकिन क्या ये बजट पलायन, बेरोजगारी और गांव को आबाद करने में कितना कारगर होगा, ये भी देखना होगा। और हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष खंडवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजू मौर्य आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भागीरथ शर्मा जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और सबसे पहले मैं मनीष खंडवाल जी आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि विपक्ष ने इस बजट का पुरजोर विरोध किया है, झूठ का पिटारा बताया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया लेंगे, इसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मनीष जी। निश्चित रूप से ये जो बजट आया है वो एक दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। जिस बजट का 48% भाग जो है वो वेतन, पेंशन और ब्याज में खर्च होगा, तो उस बजट की आप स्थिति समझ सकते हैं कि उस बजट की स्थिति क्या होगी। इस बजट में ना तो कहीं रोजगार के ऊपर फोकस है, न जो प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या पलायन, उसके तरफ कोई फोकस नहीं है इस बजट में दिखाई दे रहा कहीं भी। और ना ही जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद उत्तराखंड की सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार है, वो वैट जो है डीजल पेट्रोल पे कम करेगी, उसकी तरफ वो कहीं कोई एक शब्द नहीं है, ना कोई प्रयास किया गया है। जो युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात नहीं है, व्यापारी वर्ग के लिए इसमें कुछ नहीं है। व्यापारियों को भी एक झुंझुना टाइप का पकड़ाया गया, 10,000 रुपए का बीमे का, 10 लाख के बीमे की बात की गई है, जैसे किसानों के लिए बीमे की बात करते हैं, जिसका फायदा केवल उन कंपनियों को हुआ है जिन कंपनियों में सरकार ने अकाउंट खोले थे। तो इस प्रकार से बजट जो है वो हर तरीके से जो है छलावे का बजट दिखाई दे रहा है। आप जिस बजट का 10% भाग जो है केवल ब्याज देने में खर्च होगा, आप उस बजट की स्थिति समझ सकते हैं। मूल वापसी में कोई जिक्र नहीं है। 10% जो है हम केवल ब्याज देंगे और लगभग जो है हमारी इस बजट में जो हमारी जो अपनी आमदनी है वो केवल 35% है। अब 32% हम सेंटर की एड पर निर्भर हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग केवल कटोरा लेके खड़ोने की स्थिति में है भारत सरकार के सामने, और अन्य जो बैंकों वगैरह से हम लोग कर्जा लेते हैं उनके सामने कटोरा लेके खड़ोने को तैयार है। हमारा अपना फोकस जो होना चाहिए कि हम आज इसको अपने पैसे को इस तरह से लगाएं कि जिससे कि कल को उससे हमारी आमदनी बढ़े, उसकी जगह पे नहीं है। उसकी जगह पे जो हमारा पिछले 5 सालों से सिलसिला चला रहा है कि हर महीने 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को लेकर हम लोग घी पीने का काम कर रहे हैं हमारी सरकार। तो निश्चित रूप से इस बजट ने बहुत निराश किया है उत्तराखंड की जनता को। और ये जो आने वाला जो साल है वो निश्चित रूप से बहुत दुश्वारियों वाला होगा, क्योंकि सरकार का कोई फोकस जो है वो रोजगार की तरफ को नहीं है, ना ही किसानों की तरफ को है और ना ही पलायन को रोकना। इस बजट में क्या कमियां हैं, खामियां हैं, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले देते हैं। राजू मौर्य जी, आपको क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? राजू मौर्य जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करिए। मैं कह रहा हूं कि अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी। मैं कह रहा हूं ये बजट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नई बोतल में पुरानी शराब, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि उत्तराखंड के बजट में शिक्षा सुधार और अस्पतालों के लिए, यानी कि आपने कैसे हम दूरस्थ क्षेत्रों में हाईटेक हॉस्पिटल्स पहुंचाएंगे, कैसे हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। यानी आपने इस बजट में गौशालाओं का तो जिक्र किया है, आपको गौशालाएं तो याद है, लेकिन आपको अच्छे स्कूल बनाना याद नहीं है, आपको अच्छे अस्पताल बनाना याद नहीं है। आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी खस्ता स्वास्थ्य सेवाएं हैं।
हर रोज खबर आती है कि इलाज के अभाव में लोगों की जान जा रही है। स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था है इस राज्य की, लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं है। तो बड़ी हैरानी होती है कि हम उत्तराखंड राज्य को समृद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, हम बजट की बात कर रहे हैं और बजट के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी कि कितने लापरवाह लोग सरकार के अंदर बैठे। ठीक है राजू जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ रवीन जी भी जुड़े हुए हैं। रवीन जी, आपको क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है इस बजट को लेकर, तो वहीं आपकी पार्टी का ये कहना है कि पहली बात तो आपने आम जनता से सुझाव लिए, और दूसरी चीज ये कि आपका ये कहना है कि हर वर्ग का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। देखिए, जिस प्रकार से ये बजट पेश हुआ है, ये उम्मीद जगाता बजट है और पहली बार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बजट को पेश किया गया है, चाहे तीर्थाटन हो, पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पेयजल हो, विद्युत हो, आपूर्ति आदि क्षेत्रों में जिस प्रकार का इस बजट को सबको समायोजित किया गया है, ये बजट निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रदेश को एक नई ऊंचाई पे लेकर जाएगा। जिस प्रकार से पलायन को लेके गंभीरता दिखाई गई है, इस बजट में एक विशेष प्लान रखा गया है। चाहे 1005 सड़कें नई गांव से जोड़ने वाली हो, उनको रखा गया है। चाहे सड़क योजना, जिस प्रकार से सड़क योजना मुख्यमंत्री ने सड़कों को लेके कहा है कि जो है पलायन को रोकने के लिए सड़क जो है मुख्य भूमिका निभाएगी। चाहे कौशल विकास योजना में 150 करोड़ रुपए, 105 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान हो कि स्वराज कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए, चाहे गांव देहात में बनने वाले चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है उनको जो है ब्रांडिंग के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए शहरी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार का बजट जो है मेरे हिसाब से। रवीन जी, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो बजट है ये हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। मैं वापस आऊंगी रवीन जी आपके पास, इस पर विस्तार से भी चर्चा की जाएगी। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? शांति प्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुक जाइए रवीन जी, आती हूँ आपके पास। आवाज आ रही है? जी जी, शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा करें। मैं ये कह रहा था कि ये जो बजट है, इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए तनख्वाह में चला जाएगा, 6,000 करोड़ रुपया ब्याज में चला जाएगा, 6,000 करोड़ से ज्यादा पेंशन में चला जाएगा, लगभग 30 से 31,000 करोड़ रुपया इस बजट में केवल नॉन प्लान में जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि पिछले एक साल में आपने जो पिछला वित्त वर्ष में जो बजट रखा था उसमें राज्य की आमदनी से आपने मात्र 1 करोड़ रुपए के लगभग ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कब तक केंद्र की पोषित योजनाओं के तहत अपने आप को वाई लूटेगी? राज्य सरकार की अपनी कोई उपलब्धि हो तो ये इस बजट में बताएं। अरे आपने शिक्षा को अनदेखा कर दिया, आपने गरीब गुरबों को अनदेखा कर दिया, आपने किसान को अनदेखा कर दिया, आपने छात्रों को अनदेखा कर दिया, आपने बेरोजगारों को अनदेखा कर दिया। केवल केंद्र की योजनाओं को दिखाकर अगर आप ये सोचते हैं कि उत्तराखंड में खुशहाली आएगी, कहीं से कहीं तक ये सही नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने बजट का आवंटन किया है, 10 पर्वतीय जनपद में 95 ब्लॉक हो जाना है, ऐसी स्थिति में आप जो है 25 करोड़ 15 करोड़ की योजनाओं का लाभ दिखाकर स्पष्ट पता चलता है कि इस सरकार का आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जनता की आंख में धूल झोंकने वाला बजट है और ये निराशाजनक बजट है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्व में डाका बाहर के लोग डाल रहे हैं, चाहे विलोपन हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर वेतन से संबंधित मामला हो, तमाम चीजों से ज्यादा बाहर के लोग लाभ ले रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। इसी कारण है कि उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत नहीं हो रही है। हाँ,
इस सरकार की शराब की दुकान खोलने में जो महारत है वो जरूर महसूस हो रही है कि पूरे राज्य को ये उड़ता पंजाब की तरह उड़ता उत्तराखंड बनाने की मानसिकता लेकर आए हैं। इस बजट से आम उत्तराखंड का नागरिक नाराज है, परेशान है, चाहे फिर वो किसान हो, मातृशक्ति हो, छात्र शक्ति हो, तमाम लोगों के मन में निराशा है और ये बहुत ही घातक बजट इन्होंने उत्तराखंड के लिए बनाया है। ठीक है शांति प्रसाद जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भागीरथ शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। भागीरथ जी, आप यहाँ पर तमाम जो दल के नेता हैं उनको भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप भी जरा बताएं इस बजट को लेकर आपकी क्या सोच है। इस बजट में क्या वाकई जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया, या विपक्ष जो कह रहा है कि ये जो बजट है ये पुराने बजट की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है? देखिए, मैं बजट भाषण का अंश देख रहा था, उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा है जी कि ये जो बजट है असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के मध्य संतुलन का प्रतीक है जी। अब संतुलन तो तब होता है कि जब आय और जो हमारे बजट में उसमें भी संतुलन होना चाहिए। दिक्कत ये है कि हमारे जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की तरफ उस पर जो फोकस करने की जरूरत है वो इसमें होना चाहिए था, और स्पष्ट होता तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं और जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती दिखाई देती भविष्य में। अभी भट्ट जी कह रहे थे, ये बात सच है कि जो हमारा टोटल जो बजट है, बजट का 25% ही पूंजीगत व्यय जिसको कह रहे हैं वो हो पाएगा। पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय जिस पर हम आज खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, तो कल को उस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर वो हमारे कल के लिए रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। तो उस पर हम 100 रुपये में केवल 25 रुपये खर्च कर रहे हैं, और बाकी जो ज्यादातर जो खर्च हो रहे हैं वो तो वेतन में, पेंशन में, भत्ते में, कर्ज अदायगी में, कर्ज का ब्याज देने में। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, और इससे हो क्या रहा है कि राज्य निरंतर ऋणग्रस्त हो रहा है जी। और हमारी जो देनदारियां भविष्य में भी बढ़ेंगी, ब्याज की देनदारी बढ़ेगी और जो कर्ज की अदायगी की देनदारी भी बढ़ेगी। तो इस विषय पर चिंता होनी चाहिए। दूसरा जो बार बार कह रहे हैं लोग, सभी लोग इस बात पर कह रहे हैं राहत महसूस होती, क्योंकि होता क्या है कि लोगों की जो क्रय क्षमता है वो जब जेब में पैसा होगा तभी क्रय क्षमता उसकी बढ़ती है। अब मनरेगा में हम देख रहे हैं कि मनरेगा बजट पहले 500 करोड़ तक होता था, अब ये 300 से नीचे आ रहा है। और ये पैसा जो सीजनल बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, किसानों के, अब किसी के खेत में पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई योजनाएं वहां पर टूटी हैं तो वो कई महीनों तक, सालों तक नहीं बन पा रही हैं। खुद मेरा गांव भी है भीमताल ब्लॉक में, 2 साल से नहर टूटी है और पूरा गांव जो है 2 साल से एक दाना नहीं उगाया गया। तो ऐसा होता है, लेकिन मनरेगा ऐसे में बड़ा जो है वो संजीवनी का काम कर रही थी। जब पैसा लोगों की जेब में आता, वो किसी न किसी माध्यम से बाजार में आता और पैसे की फ्लोटिंग होती, और उससे जो है जो आर्थिकी है आम आदमी की भी, व्यापारी की, क्योंकि व्यापार भी उससे बढ़ता है, और तमाम वो उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत थी। हाँ, इसमें एक बात ये जरूर है कि जो भाजपा ने दृष्टि पत्र जारी किया था चुनाव के दौरान, उसमें कुछ मुद्दों को एड्रेस किया गया है। उनके लिए भले ही टोकन मनी ही सही, उसकी व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में अगर मैकेनिज्म सही रहा, सही चला, तो उन पर काम थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पलायन को उसको नियंत्रित करने के लिए 25 करोड़ रुपए, अब मैं आपको बता दूं, प्रदेश में 1000 से अधिक गांव तो पलायन के कारण वीरान हो गए हैं। अब वहां कुछ है ही नहीं, और 300-400 गांव ऐसे हैं जो आपदा की जद में हैं, वो लोग वैसे पलायन कर रहे हैं डर के मारे। और सीमांत क्षेत्र के लिए आप 20 करोड़ की प्रावधान कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, तो वो लोग भी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि
जो मूलभूत जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाने के कारण सीमांत क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता ये एक साल में 20 करोड़ रुपए से बॉर्डर एरिया में हम क्या काम करेंगे और कैसे हम उनका जो है लोगों का रोजी रोटी के लिए पलायन को रोक पाएंगे। तो ये सारे सवाल हैं, व्यवस्था जरूर की गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लोक लुभावन बजट है जिसमें जो है अभी बहुत कुछ इसमें गुंजाइश थी। मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों के सुझाव और उनके मंतव्य बजट के संबंध में भाजपा सरकार ने लिए। कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में दो जगह लोगों को सुझाव आमंत्रित किए गए। ये अच्छी पहल थी, लेकिन वो सुझाव है कहाँ? उसके लिए जो प्रोविजन, हालांकि कुछ योजनाओं में अच्छा प्रोविजन है, जैसे महिला सशक्तिकरण में जो स्वयं सहायता समूह हैं और निश्चित रूप से महिलाओं की इकोनॉमी उससे बढ़ भी रही है। बहुत हजारों महिलाएं इस समय उसमें काम कर रही हैं। अभी कोई सज्जन कह भी रहे थे। तो 7 करोड़ में अब मैं नहीं समझता कि कैसे ये महिला सहायता समूह कैसे जो है वो सशक्त होंगे और उनके जो बनाए उनके द्वारा जो तैयार उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग की जानी है, उनको बाजार उपलब्ध मुहैया कराना है और उनको तमाम और जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से या बैंकिंग संस्थानों से मिल सकती है वो किस प्रकार मिलेगी। तो ये चीजें स्पष्ट होती तो अच्छा होता। लेकिन हमारी चिंता जो है वो ये है कि हम जो है राजस्व के नए स्रोत विकसित करने की दिशा में हम ठोस जो है योजना कार्य योजना नहीं बना पा रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है, जितना हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते थे, उदाहरण हम बार बार हिमाचल का देते हैं और उसका दशांश भी प्रयास हमारे नहीं हो पाते। और मैं एक चीज में भारत सरकार की तारीफ करूंगा, पिछले चाहे किसी भी सरकार रही हो उसमें भारत सरकार से औद्यानिक सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए की जो है अनुदान और सहायता मिली है। लेकिन जितना पैसा मिला, जितने 1000 करोड़ मिले, उतने पेड़ आप कहीं दिखा दें तो हम भी मान जाएंगे कि यहाँ धरातल पर काम हुआ है। बड़ी चिंता की बात है कि हम उद्यान से ही भागीरथ जी ये एक बड़ी बात आपने कही कि यहाँ पर धरातल पर जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती। अगर हम बात करें लिखा पढ़ी में या ऐसे कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन उत्तराखंड में धरातल पर चीजें नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका मिला है तो उस पर काम करने की भी जरूरत है। वापस आएंगे भागीरथ जी आपके पास। हमारे साथ कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और इस बजट को लेकर कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि तमाम चीजें इस बजट पे पेश की गई हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष का मानना कुछ और ही है। हमारे साथ भागीरथ जी भी जुड़े हुए हैं। भागीरथ जी ने भी इसको समझाया कि अगर धरातल पर चीजें होती है तो ही काम दिखेगा, नहीं तो ये लोक लुभावन बजट है। इसे कैसे देखते हैं आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी कुलदीप जी। देखिए यशी, उत्तराखंड के इस बजट को लेकर के जनता में बड़ी तरीके से अपेक्षाएं थी जी, क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार का 5वीं विधानसभा का पहला बजट था और इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार जनता में मैसेज दे सकती थी कि वह 5 साल किस दिशा में काम करेगी, उसके लक्ष्य क्या होंगे और वो उन लक्ष्यों को पाने के लिए किस दिशा में काम करेगी, जनता से कैसी अपेक्षाएं होंगी, सरकार की क्या योजनाएं होंगी। देखिए उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड की एक पहली जो पुरानी पहचान है वो हमेशा एक पेंशन भोगी राज्य की रही जी। और आज भी हम बजट में देख रहे हैं और पिछले कई सालों से ये स्थिति बनी हुई है कि उत्तराखंड का जो बजट है वो वेतन और पेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हमारे राज्य में बजट में इस दूरदर्शिता का हमेशा अभाव देखने को मिला है। मैं बड़ी अपेक्षा में था कि दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है और एक अपेक्षा थी कि इस बजट को जिस शोध की जरूरत थी और जो शोध के बाद जिस तरीके इसको जो
प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उसका मैं इसमें अभाव देख रहा हूँ कि अधिकांश जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो राज्य के वेतन को लेकर के है, पेंशन को लेकर के है, लेकिन उन संसाधनों की दिशा में नहीं है जिनसे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। क्योंकि हम कई बार अभी इसी चैनल पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि प्रदेश का राजस्व घाटा बढ़ रहा है, प्रदेश का कर्जा बढ़ रहा है, तो उस कर्जे को कम करने की दिशा में राज्य के जो निजी संसाधन होने चाहिए थे जिनसे राज्य का राजस्व बढ़ सकता था, उस दिशा में जो कदम होने चाहिए थे वो कदम बहुत नाकाफी हैं, मैं कहूँगा कि नाकाफी हैं। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि ये उम्मीद मैं इसमें बहुत ज़्यादा मैं रख रहा था कि भाई इस तरह बजट में मुझे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कई चीज़ें ऐसी नजर आ रही हैं और एक बड़ी अजीब सी स्थिति मैं देख रहा हूँ खासकर पलायन को लेकर के, जिसमें उत्तराखंड में पलायन के लिए 20 करोड़ रुपए की कुछ व्यवस्था की गई है और इसमें 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो आप ये देखिए जैसे कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, ये ऐसे राज्य है, पहाड़ी राज्य के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पलायन बड़ी संख्या में और बड़ी तेजी से हुआ है और राज्य बनने के बाद ये बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं, ये जो जिले हैं, सीमांत जिले हैं, और हमारे साथ सबसे बड़ी एक विडंबना ये है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा में भी हमारी भूमिका है, क्योंकि हमारे साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे में पलायन को लेकर के जो गंभीरता और दूरदर्शिता होनी चाहिए थी, उस दूरदर्शिता पर काम नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड का पलायन आपसे बजट की अपेक्षा नहीं कर रहा है। उत्तराखंड का पलायन आपसे योजनाओं की अपेक्षा करता है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन की अपेक्षा करता है। पिछले 22 सालों में हमने चमोली या अभी जिन जिलों के मैंने नाम लिए हैं, इनमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको विकसित करने के लिए और इनके जो यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, और अक्सर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में एक बात कहते भी रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, है ना। तो ये जो लोकल उत्पादों को लेकर के जो बात कर हमेशा बात उठती रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन हमारे बजट में इस चीज के लिए कोई योजनागत व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में राज्य का राजस्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तो कागजों में बड़े अच्छे दिखाई देते हैं जी, और वो उसका कारण वो किस तरह से निकल करके आते हैं ये सब किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में राज्य का जो प्रति व्यक्ति है उसकी आय बढ़ी है, उसके पास जो जीवन के उचित संसाधन, बेहतर जीवन के जो संसाधन होने चाहिए थे वो बढ़े। तो जो वो व्यवस्थाएं और उन चीजों को लेकर के जो एक दूरदर्शिता होनी चाहिए थी, उसका मैं इसमें बड़ा अभाव देख रहा हूँ। जी बिल्कुल कुलदीप जी, कहीं ना कहीं एक तरफ विपक्ष और जिस तरीके से हम लोग इस पर एनालिसिस भी कर रहे हैं कि ये बजट जो है वो कितना बेहतर है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं।
देख रहे हैं के न्यूज। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कल उत्तराखंड में बजट पेश किया गया और उस बजट से आम जनता को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठा रहा। तो वही सरकार का कहना है कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इस बजट पर खास ध्यान दिया है। चर्चा इसी पर हम लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए। सीधे रवीन जी का रुख कर लेते हैं। रवीन जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट में कई कमियां खामियां जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपने सभी को सुन लिया। सभी पैनलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जनता के हित में ये बजट नहीं है, ये सिर्फ लोक लुभावन एक पिटारा है जिसे खोला गया है। देखिए, विपक्ष जिस प्रकार से इस पे सवाल उठा रहा है, विपक्ष का काम हमेशा से जो है सरकार को जो है खिलाफत करना ही है। ये किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या कोई अच्छा वो नहीं देते, तो इनसे तो अपेक्षा नहीं है। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये बजट जो है पूरे तरीके से जनता को समर्पित है। जिस प्रकार से हमारे आम आदमी पार्टी के रवीन जी, देखिए अभी आपने विपक्ष की बात तो कह ली, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं। उनका विपक्ष नहीं है रवीन जी, मैं उनसे भी आ रहा हूँ। कोई निष्ठा नहीं है भागीरथ जी, मैंने इसलिए आपका नाम भी नहीं लिया। मैंने तो विपक्ष का नाम लिया, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। आप तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, आपके सुझाव, आपकी टिप्पणी और सुझाव दोनों हमारे लिए जो है ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन विपक्ष जो एक प्रकार से नकारात्मक संदेश देने का कार्य करता है, किसी भी प्रकार का कोई अच्छा सुझाव देने का, अगर कुछ अच्छा हुआ है वो भी करेंगे। अभी भी हमने की थी तो हाँ जी। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ वापिस। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ भी की जाएगी और आपकी सरकार को ऐसा काम करना ही नहीं जिससे हम लोग आपकी तारीफ कर पाए। अरे दादा, अच्छा काम कर रहे हैं जनता, तभी तो हमें ला रही है बार बार। आप मेरी बात सुन लीजिए। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, स्वास्थ्य को लेकर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 3 गुना इसमें बजट कर दी गया, जो लगभग 100 करोड़ होता था, वो 365 करोड़ के लगभग हो गया है। और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इसके आयुष्मान की छतरी के नीचे लाने का काम किया गया है। और दूसरी बात, में बार बार सभी वक्ताओं ने एक बात कही है कि जो बजट का पैसा है वो ज्यादातर पेंशन और वेतन भोगियों के हिस्से में चला जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार सरकारों ने, चाहे वो हमारी पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर और लोकल प्रोडक्ट को ऊपर करने के लिए, चाहे कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को अपने प्रदेश के युवाओं को जो है इसमें ट्रेनिंग देने के माध्यम से उनको अपने कारोबार की ओर लेकर आया जाए, इसकी ओर जो प्रयास चालू किए गए हैं, इसके आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिसके कारण इस प्रदेश का इनकम भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। क्योंकि लगातार एक तरफ तो विपक्ष हो या कोई और भी हो कि रोजगार देने की बात करता है, तो रोजगार खाली नौकरी नहीं, फिर दूसरी तरफ ये उठाता है कि नौकरी करने वालों की पेंशन है और उनकी तनख्वाहें हैं। तो स्वरोजगार जो बार बार भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को स्वरोजगार की ओर जाना पड़ेगा, जो खुद भी रोजगार देगा और लोगों को भी है। प्रधानमंत्री का संदेश भी है और नारा भी है, खुद भी रोजगार करेगा और दूसरों को भी रोजगार देगा। रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला हमने बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो इस बार कहीं ना कहीं इस पे जो विशेष रूप से 105 करोड़ रुपए का जो बजट में प्रावधान कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिया गया है, तो ये इसी का हिस्सा। और ये एक दूसरे में जुड़ी हुई, भागीरथ जी मैं
आप हमारे वरिष्ठ हैं। मैं इसी पर एक कमेंट तुरंत दे देना चाहता हूं, आप अपनी बात जारी रखिए। जी 2020-21 और 2021-22 में कितने लोगों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया गया, आप नहीं बता पाएंगे। अगर आप 150 10-20 नाम भी बता देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। देखिए आप कौशल विकास प्रशिक्षण कब रहा, और आपके बड़े धाकड़ और बड़े वो मंत्री जी थे, है ना, बहुत पता नहीं क्या क्या प्रयास हुए, आप बता दीजिए अगर आपने प्रशिक्षण दिया। नहीं बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर आपने प्रशिक्षण पाए होते, आप कौशल विकास योजना के अंतर्गत क्या चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी? बेरोजगारी के कारण नशे के दलदल में नहीं धंस रहे होते। नहीं, ये बात गलत। देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा, 2 साल में रोजगार की और कौशल विकास की और बहुत सारे आप आंकड़ा पूर्वक कह रहा हूँ। देखिए नहीं सर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक जवाब दे रहा हूँ। आप इस प्रदेश के लिए हुए बैंकों के ऋण लोन के बताइए कि जिसके ने प्रधानमंत्री जो हमारी एक योजना के अंतर्गत काम करने के लिए जो लोन लिए हैं युवाओं ने, आपको जानकर रहने होगी कि उसमें बहुत सारे लोगों ने, और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसको मैं आप आंकड़ों पे नहीं या किसी और पे नहीं, मैं स्वयं भी इसका वो हूं कि 2014 के बाद जिस प्रकार से बैंकों से लोन देने का काम किया गया अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए, उस श्रेणी में हम भी आते हैं। हम भी ये स्वरोजगार करते हैं, अपने रोजगार को बढ़ाया बैंकों से ऋण लेके। जहां जिस समय बैंकों से हमें बगैर किसी जमानत के लोन नहीं मिलता था, वो बगैर जमानत के प्रधानमंत्री ने अपनी जमानत पे देके लोन दिया। और कहीं ना कहीं कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ली है, या तो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, या कहीं ना कहीं किसी कंपनी में, हो सकता है हमारे प्रदेश में नहीं कहीं और जाके काम कर रहे हो। तो लेकिन प्रतिरोध आया प्रशिक्षण में, उसके जिक्र कर, आप समझ रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी रुक जाइए, वापस आएंगे आपके पास। यहाँ पर राजू मौर्य जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजू जी। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ममता बनर्जी ने आज सभी विपक्षी दलों की पार्टियों को बुलाया था, क्या कुछ दिखाते हैं। In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Thank you. जो नहीं आए, 2-3 दिन हमारे हाथ में है, हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे, और आज के मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएंगे। थैंक यू। देखिए आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा, अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। सो देयर आर सो मेनी पार्टी, इवन CPM, CPI, RSP, Congress, the Shivsena, the DMK, like this, so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason, maybe they are busy or sometimes, but all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously.
If Sharad Pawar ji is agreed, is okay, but he said he is not interested. But then we will do it. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharad ji, consult with others, and then it will be decided. But today is the beginning, and I think it is good after so many months, we opposition, we sat together, and next also we'll sit together, because in our country the bulldozing is going on. In our democratic system, even every institution are being totally misused politically, and that's why it is necessary that all of us, हम लोग एक साथ में बैठने का हमारा जरूरत है. और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें समूचे विपक्ष को आज सुबह बैठक में बुलाया गया था। ये बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में निश्चित किया गया है कि समूचा विपक्ष एक उम्मीदवार उतारेगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है और यहां पर विपक्ष ने तय किया है कि समूचा विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारेगा। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट किया गया है। विपक्ष की बैठक में उम्मीदवार पर फैसला हुआ है। ममता बनर्जी ने आज पूरे समूचे विपक्ष की बैठक बुलाई थी, जो बैठक अब खत्म हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने तय किया उम्मीदवार। बता दें आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए समूचे विपक्ष की आज बैठक बुलाई थी ममता बनर्जी ने, जिसमें तय हुआ है कि विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारेगा। समूचा विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारेगा। विपक्ष की बैठक में उम्मीदवार पर हुआ फैसला। दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया गया कि समूचा विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारेगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने समूचे विपक्ष की बैठक बुलाई थी, जो बैठक अब खत्म हो गई। उस बैठक में उम्मीदवार का नाम तय किया गया है और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरा विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारेगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और देवभूमि के दंगल में हम लगातार बात कर रहे हैं बजट की, और इस बजट में जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि बजट जो है वो जनता के हित में है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोक लुभावन बजट नजर आ रहा है। रविंद्र जी का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजू जी अपनी बात को कहना चाहते हैं। राजू जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आयुष्मान कार्ड जो योजना है उसका बजट बढ़ा दिया गया, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट को बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छे अस्पताल हम नहीं बनाएंगे। कितनी जगह आता है ये कि सड़क पर प्रसव हो गया, इलाज ना मिल पाने पर जान चली गई। तो कहीं ना कहीं जब तक हम इसके लिए अलग से बजट नहीं बनाएंगे, फोकस होकर के पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों पे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक उत्तराखंड राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जगह जगह बोर्ड लगा करके जनता से कहा कि आप हमारे को बजट की राय दें, आपकी राय के आधार पर हम लोग जो है बजट को बनाएंगे। लेकिन मैं हैरानी होती है कि क्या कोई भी आदमी नहीं था जिसने शिक्षा के लिए राय दी कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए पहाड़ों पर? क्या लोगों ने ये राय दी कि भाई अटल आयुष्मान योजना के बजट को बढ़ा दीजिए, क्या गौशाला बनाने के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था कर दीजिए? ये राय दी लोगों ने? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से लोगों ने कहा होगा कि हमारे रोजगार की व्यवस्था कीजिए बजट में,
उत्तराखंड के अंदर पर्यटन की अपार संभावना है। आप गुलर घाटी आके देखिए, इतनी खूबसूरत जगह। आप चोपता जाइए, चोपता में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करेंगे, निश्चित रूप से उत्तराखंड की एक मजबूत आय का साधन है। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, देखिए जब तक हम पर्यटन पर, हमारे पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लाखों लोग आ रहे हैं उत्तराखंड, क्या हम इस अवसर, कहते हैं ना, इसको अवसर का लाभ नहीं लेना चाहिए, हम जोड़ना चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं सरकार को, हम तो देखिए सुझाव ही दे सकते हैं। जी रविंद्र जी आते हैं आपके पास। जी मैं कह रहा हूं कि इसका सुझाव दे सकते हैं, आप इसको बढ़ाइए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाइए। हम लोग कर्ज में डूबे हुए, देखिए जिसकी पेंशन देनी है देनी पड़ेगी, जिसकी तनख्वाह देनी है देनी पड़ेगी, जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आय के सोर्सेज, आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र ज्यादातर पहाड़ हमारे बंजर पड़े, आपने देखा होगा जंगल ही जंगल बंजर है, खाली है, कहीं तो जंगल भी नहीं है, रूखे पहाड़ पड़े हैं। क्या हम टी स्टेट डेवलप करने के लिए काम नहीं कर सकते? आप देखिए दार्जिलिंग जाइए, आप खड़े खड़े पहाड़ है, पूरे में टी स्टेट ही टी स्टेट। तो क्यों नहीं हम चाय पे काम करते? इससे क्या होगा, हमारे जो आर्थिकी है राज्य के अंदर, रेवेन्यू इतना जनरेट होगा। और मैं आपको बताऊं, हमारा उत्तराखंड बहुत समृद्ध और खुशहाल राज्य है, इसको और आगे बढ़ाना है। इतना रोजगार है हमारे पास हरिद्वार है। क्या हमने बॉटलिंग, देखिए पानी कितना है हमारे पास, हम डैम से बिजली तो बना रहे हैं, लेकिन बॉटलिंग प्लांट्स नहीं लगा रहे। पानी के प्लांट्स लगाइए, खूब पानी के प्लांट्स लगाइए। आजकल हर आदमी पानी खरीद के पीता है, लेकिन हम उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने प्लांट लगा रखे हैं हमने अपने उत्तराखंड के अंदर पानी के। तो मेरा तो सुझाव है सरकार को, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह है कि भाई आप प्लीज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कीजिए, और रोजगार के लिए पर्यटन हमारे पास बहुत बड़ी एक चीज है, जिसके लिए हमको कहीं से रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं करने। ऑलरेडी हमें नेचर ने, प्रकृति ने हमको रिसोर्सेज दे रखे हैं, उसका बस उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो एक आदमी भी बेरोजगार नहीं बचेगा। आप चार धाम यात्रा को, मैं बार बार बोलता हूं, चार धाम यात्रा को सुनियोजित कीजिए। उसको सुनियोजित करेंगे तो ना तो जाम लगेगा, और साथ में जिस क्षेत्र में जो इस यात्रा के दौरान जो गांव हैं, उन सभी गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा वैष्णो देवी जाते हैं या हम अन्य किसी उसमें जाते हैं, तो वहां पर जो वहां की जैसे सेब होता है बहुत, तो उन्होंने प्रसाद में उसको वो कर दिया। क्यों नहीं हम जो उत्पाद हमारे पहाड़ में जो पहाड़ी उत्पाद है या जो खेती से हम लोग पैदा कर सकते हैं, उसको अगर हम प्रसाद के साथ जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सरकार को इस ओर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जितने हमारे पास इतने तीर्थ स्थल हैं, वहां पर किस प्रकार से हम लोकल लोगों से जो उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में, उसको प्रसाद से जोड़ते, आस्था से जोड़े, ताकि लोग उसको लेकर जाएं और हमारे यहाँ की राज्य की जो खुशहाली है वो बढ़े। ठीक है जी, ठीक है राजू जी। रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। आज कांग्रेस मुख्य विपक्ष की चूंकि भूमिका में है, 11 विधायक से 22 विधायक के साथ आज विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं आज एग्रेसिव मोड जो है वो भी देखने को मिला है। और चारधाम यात्रा का जिक्र किया गया है, पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन राज्य कहा जाता है, टूरिज्म है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कई कमियां खामियां हैं। टूरिज्म को क्यों नहीं सुधारा जा रहा? चारधाम यात्रा में इतनी कमियां खामियां क्यों हैं, जबकि सरकार को पहले ही पता था, क्योंकि 2 साल तक ये कोरोना काल चला था और ये जो यात्राएं थी बंद चल रही थी, जिसकी वजह से इस साल उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग आएंगे, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है। रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए जिस प्रकार से आपने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन को माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आगे बढ़ाया था, उसको ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने भी उसके आगे करा है कि हम जो है 13 नए पर्यटक स्थल विकसित करेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि कुछ जो प्राचीन मंदिर है जो हमारे, उन प्राचीन मंदिरों को दोबारा डेवलप किया जा रहा है, उनको सही जीर्णोद्धार करके उनको भी यात्रा के लिए खोलने का काम किया जा रहा है। तो ये सब रोजगार से जुड़े हुए साधन है। जिस प्रकार से राजू मौर्य जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इनको एक कहूंगा कि हमारे मित्र भी है, थोड़ा सा इन्होंने मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो इनको पता लगता
कि ये 13 जिले 13 डेस्टिनेशन को सरकार ने अपने इस बजट में भी इसका रखा है इसको। और मंदिरों को जिस प्रकार से नए मंदिरों को पुनः स्थापित किया जा रहा है, जिसके कारण स्वरोजगार बढ़ेगा, लोगों को, हमारे प्रदेश के युवाओं को वहां पे दुकान हो या कोई गेस्ट हाउस हो, उस तरीके की जो है पर्यटन और तीर्थाटन के लिए जो लोगों के यात्रियों के रुकने की व्यवस्था के लिए उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से वैष्णो देवी में प्रसाद के रूप में सूखे सेब का वो किया जाता है, और ऐसे कुछ योजनाएं अगर विपक्ष देता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इसका स्वागत भी करूंगा। राजीव जी ने कुछ पॉजिटिव बात भी करी है, तो उस पॉजिटिव बात को सरकार तक आपके माध्यम से जरूर पहुंचाने का काम करेंगे हम भी। और ऐसे सुझाव जब सरकार को मिलते हैं, अच्छे सुझाव जब आते हैं, तो उनका जरूर उनके लिए धन्यवाद भी होना चाहिए, और सरकार भी इन पे काम करने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि खाली हम आरोप प्रत्यारोप पे ही राजनीति करें। अगर कुछ अच्छा हम इस प्रदेश के लिए कर सकते हैं, अच्छे सुझाव दे सकते हैं, तो इसके सुझावों को देने का काम लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, मनीष जी सहमत है यहाँ पर आप रविंद्र जी की बातों से? देखिए, मेरे अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें 2 सम्मानित पत्रकार भी हैं, सबका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किसकी तरफ था? पलायन पे था, कि पलायन कैसे रोका जाए। अब जो सरकार पहाड़ पे चढ़कर विधानसभा का सत्र करवाने की हिम्मत नहीं कर रही है, उसका पलायन की तरफ को क्या समझ सकते हैं कि वो पहाड़ पे जाने से जब लिया था, तो हमारा नारा था कि गैर सैन्य में हो सरकार। वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक तैयार कर दिया था हरीश रावत जी की सरकार ने। उस सरकार में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, वो करोड़ों रुपए हमारे वहां पे लगे हुए हैं। उसकी तरफ उस तरफ हमारी जो है धामी सरकार है 2.2 जो आप बता रहे हैं, वो पहाड़ पे चढ़ने को तैयार नहीं है। तो गर्मियों में नहीं गई तो सर्दियों में तो ये लोग कहाँ जा पाएंगे? इसलिए पलायन की तरफ तो ये रुख बिल्कुल स्पष्ट करता है कि पलायन की तरफ क्या रुख है। हरीश रावत जी ने भी अभी थोड़े दिनों पहले एक सलाह दी थी कि जिस प्रकार से हमारे 4 धाम यात्रा पे जो लोग बाग आ रहे हैं और वहां पे बहुत भीड़ हो गई है, तो जो रास्ते में हमारा और बहुत मंदिर हैं, ऐसे तपस्वी स्थल हैं जहाँ पे हम लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर सरकार को उनको डाइवर्ट करके वहां पे रुकने का खर्चा भी वहन करना पड़े तो करना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो पर्यटक एक तो परेशान नहीं होंगे, और दूसरा वो जब नए जगह देखेंगे तो वो अपने जाके गाँव में, जिले में, प्रदेश में बताएंगे, लोग बाग उस तरफ भी आने के लिए इच्छुक होते हुए दिखाई देंगे। तो और तीसरा मैं ये जैसे जिस प्रकार से राजस्थान में हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए, जैसे गांव में मनरेगा है, वैसे शहर में भी एक जो शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए मनरेगा का प्लान चालू करा है। मेरी अपेक्षा थी कि शायद उत्तराखंड सरकार जो किसी और नाम से, क्योंकि वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उसे तो महात्मा गांधी के नाम से भी शायद छिड़ी है, तभी वो नाथूराम और सावरकर को याद करते रहते हैं 24 घंटे। तो मेरा मानना, मेरी अपेक्षा थी कि जो शहर के जो बेरोजगार लोग बेरोजगार हैं। मनीष जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त भी कमी है, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सुझाव दिए हैं सत्तारूढ़ पार्टी उस पर फोकस जरूर करेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बजट की। जो बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो नाखुश नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री की तबीयत बिगड़ी है। परिवहन मंत्री की तबीयत बिगड़ी, सदन में सवाल जवाब के बीच बिगड़ी तबीयत। परिवहन मंत्री की अचानक बिगड़ी हालत। आपको बता दें कि बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा डिस्पेंसरी से किया गया दून अस्पताल रेफर। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें दून अस्पताल रेफर किया गया है। सदन में सवाल जवाब के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश अली फोन लाइन पर जुड़ चुके। दानिश, क्या कुछ जानकारी है? परिवहन मंत्री की अचानक तबीयत बिगड़ी।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास सुबह से ही जब विधानसभा सत्र का बजट सत्र जब शुरू हुआ था, सुबह से ही जो प्रश्नकाल उनके लगे हुए थे, तमाम जो प्रश्नों को जवाब दे रहे थे। लेकिन जब दोबारा जो 1 बजे करीब स्थगित 3 बजे तक के लिए स्थगित कार्रवाई की गई, उसके बाद 3 बजे जब शुरुआत सत्र की गई तो तभी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद विधानसभा परिसर में स्थित जो डॉक्टर हैं वहां पर उनको भेजा गया, लेकिन उनको सीधा उनको जो जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर देहरादून मेडिकल कॉलेज, वहां पर उन्हें रेफर कर दिया। वहां से सीधा अभी फिलहाल जो है उनको मैक्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी फिलहाल उनकी जो स्थिति है अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जो उनको अभी जो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी उससे काफी दिक्कत जो विधानसभा परिसर में जो उनके साथी थे उनको देखने को मिली थी। जी दानिश, अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है? फिलहाल जो दून हॉस्पिटल उनको रेफर किया गया था, वहां से सीधा मैक्स हॉस्पिटल के लिए उनको जो निजी अस्पताल है वहां भेज दिया गया। अभी फिलहाल जो स्थिति है उनकी सामान्य, डॉक्टरों को देखरेख में उनकी स्थिति जो सामान्य बताई जा रही है। आगे की जो जैसे भी होगा वो डॉक्टर आगे बताएंगे। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि सदन में सवाल जवाब के दौरान अचानक से चंदन रामदास जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनकी अचानक से हालत बिगड़ी। फिलहाल जैसे कि हमारे संवाददाता दानिश ने बताया कि अभी फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। विधानसभा डिस्पेंसरी से उन्हें दून अस्पताल रेफर किया गया।